हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस। जैसा ही कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि उन्हें मैट्रिक्स मेथड पढ़ना है, तो चलिए आज मैट्रिक्स मेथड स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड में दो मेथड हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, दूसरा आप लोग का होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं फोर्स मेथड, और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, इस मेथड में जो हम लोग को ज़रूरत पड़ता है उसे बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। एंड जो डिस्प्लेसमेंट में ज़रूरत पड़ता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो उसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट वीडियो के नेक्स्ट जो अपलोड किया जाएगा उसमें हम लोग स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड को कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आज के बाद आप लोग को फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका ही बताऊंगा इस चैप्टर में। तो चलिए चालू करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। हेडिंग डाल लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगा। क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड का जो मैट्रिक्स रहेगा उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। इसके हेल्प से ही देखना मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा ऑब्जेक्टिव के, इस प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से ही। तो पहला प्रॉपर्टीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिकल स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब समझ लेते हैं क्या बोलना चाहे। आप लोग मैथमेटिक्स में भी देखे होंगे, सिमेट्रिकल स्क्वायर मैट्रिक्स का ये बोलना चाहिए रो और कॉलम में बराबर एलिमेंट होंगे, वो कहलाता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। से एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। जैसे एग्जांपल हो गया 2/2, ये एग्जांपल सपोज 3/3 का। यहाँ पे दो एलिमेंट रहेंगे, ये 2 एलिमेंट, यहाँ पे 3 कॉलम 3 रो। ये आप लोग क्या हो गया 3/3 का मैट्रिक्स, ये हो गया 2/2 का। अब सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रहेंगे, सपोज मैं इसको ए दे देता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या रहेंगे, ए एलिमेंट रहेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे ए एलिमेंट है तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी। तो ये आप लोग का होता है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। किसके अबाउट सिमेट्रिक रहते हैं, डायगोनल के अबाउट। तो देख लेते हैं डायगोनल के अबाउट कैसे। ये अगर मैं डायगोनल ये है तो इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, देखिए ये भी डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये आप लोगों को कहलाता है सिमेट्रिकल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके हेल्प से मैं भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूँगा, देखना कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसके पहले इसमें एक नोट लिखते हैं। नोट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, इसको नोट के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। ये जो सिमेट्रिकल स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहा है ये किसकी वजह से मिल रहा है ये लिखेंगे। सिमेट्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स
ड्यू टू द मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, किसकी वजह से सिमेट्री मिल रहा है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के कारण। ठीक है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is equal to the indeterminacy of the structure। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को किससे शो किया जाता है, ds से। तो जितना ds होगा उतना ही क्या होगा आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो एलिमेंट होगा मैट्रिक्स में, जैसे ये से Fij, ये एक्चुअली क्या होगा, आपका एलिमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लिखेंगे एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स आर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट में आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं बोलूँ डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन के फॉर्म में होगा। रोटेशन मतलब थीटा के फॉर्म में। डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्डिनेट जो चूज़ किया गया है वो कैसा किया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये अपन एग्जांपल में और समझ लेंगे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट में अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। इसके हेल्प से ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्टिव आपका आएगा, सबसे पहले देख लेंगे कि डायगोनल में कहीं पे निगेटिव तो नहीं है। अगर निगेटिव होगा तो सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर देंगे। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा उसके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड only for stable structure। in which there is no rigid body displacement। ठीक है, ये आपके 5 प्रॉपर्टी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या प्रॉपर्टी देखा। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था आपका, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिकल स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोगों ने देखा था डायगोनल के अबाउट क्या होता है, सिमेट्री होता है, और जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे उसमें से 2x2 या 3x3
3/3, ठीक है। और जो ये सिमेट्री मिल रहा है हम लोग को मैट्रिक्स में, किसके वजह से मिल रहा है? मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के वजह से, ठीक है। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर जो होगा मैट्रिक्स का, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2/2, 3/3, वो किस वजह से हो रहा है? स्टैटिक इंडिटरमिनेंट जितना डिग्री का रहेगा उतना ही क्या होगा? आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट, जो एलिमेंट आते हैं आपके मैट्रिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड में, ध्यान देंगे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो रहेंगे वो डिस्प्लेसमेंट रहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप जो कोऑर्डिनेट चूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से है। तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है डिफ्लेक्शन के फॉर्म में हो या फिर रोटेशन के फॉर्म में हो। नेक्स्ट, फोर्थ, डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे? हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का प्रॉपर्टी खत्म होता है। अब जो मैं Fij लिखा था उसका सिग्निफिकेंस क्या है देखते हैं। Fij ये एलिमेंट दिखाता है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड को Fij से शो करते हैं। तो Fij में मतलब क्या है देखते हैं Fij का, ठीक है। लिखेंगे डिफ्लेक्शन in the coordinate location I due to unit load applied in the कोऑर्डिनेट डायरेक्शन दैट इज जे। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग जे में यूनिट लोड लगा रहे हैं तो आई में क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे मतलब क्या क्या है और लोड का मतलब क्या क्या है, ये भी मैं अलग से लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिफ्लेक्शन और रोटेशन। ये डिपेंड करेगा कि आप लोग यूनिट लोड किस फॉर्म में दे रहे हैं। एंड ये हो गया। एंड दूसरा क्या है? यूनिट लोड मीन्स फोर्स, यूनिट फोर्स दे रहे हैं और यूनिट मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग फोर्स देंगे तो डिफ्लेक्शन वहाँ फाइंड आउट करना रहेगा, अगर आप लोग यूनिट मोमेंट देंगे तो वहाँ पे रोटेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये भी लिख लीजिए। फोर्स अगर देंगे तो वो क्या निकलेगा? डिफ्लेक्शन। अगर मोमेंट देंगे की वजह से रोटेशन। ये समझेंगे अपन एग्जाम्पल में, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये मेरा मैट्रिक्स है, से 3/3 का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, F11 F21 F31। नेक्स्ट अगर मैं कॉलम देखूं तो क्या होगा? F12 F22 F32। अगर नेक्स्ट कॉलम देखूं तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? F13 F23 F33। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर देखेंगे ध्यान से, अगर मेरे को जेथ कॉलम निकालना है, सपोज ये रेड वाला या ग्रीन वाला या फिर ब्लू वाला, ठीक है, टू ऑब्टेन द जेथ कॉलम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स
फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का अगर जेथ कॉलम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यूनिट लोड अप्लाइड at the jth column, jth ordinate, जहाँ पे भी जिसका ही कॉलम निकालना है वहाँ पे मैं क्या करूँगा? यूनिट लोड दे दूँगा उस ऑर्डिनेट पे, और बाकी सभी ऑर्डिनेट पे क्या निकाल लूँगा? डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। तो वही लिख रहे हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट आर कैलकुलेट in various ordinate direction, say 1 2 3 एक्सेट्रा। तो क्या हो जाएगा? जेथ कॉलम में मैं अगर यूनिट लोड दे रहा हूँ तो कैसे शो हो जाएगा? F1J, F2J, F3J, ऐसे हम लोग को पता चलते जाएगा, एंड एप्सॉन। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ से बताइए। हम लोग जेथ कॉलम में अगर यूनिट लोड दे रहे हैं तो हम लोग सभी बाकी ऑर्डिनेट्स पे क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, उससे हमारा एक कॉलम पता चल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड कॉलम एंड उसी प्रकार से थर्ड कॉलम। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा फोर्स किस फॉर्म में दे सकते हैं अपन, या तो यूनिट लोड किस फॉर्म में दे सकते हैं, या तो फोर्स के फॉर्म में या तो फिर मोमेंट के फॉर्म में। और जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? डिफ्लेक्शन के फॉर्म में या रोटेशन के फॉर्म में। Fij को शो किया जाता है कैसा? डिफ्लेक्शन इन कोऑर्डिनेट लोकेशन I ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड इन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन J। J में मैं क्या कर रहा हूँ? यूनिट लोड दे रहा हूँ, और I पे क्या कर रहा हूँ? I कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है? आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं पे डाउट नहीं रहेगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो कोई डाउट नहीं रहेगा। जितने भी क्वेश्चन सब हम लोग यहीं पे कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में पूछने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। ये एग्जाम्पल है, ये फिक्स्ड एंड, और ये मैं बना देता हूँ एक बार या फिर बीम बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका लेंथ L है, EI इसकी प्रॉपर्टी है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बोला है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। फाइंड फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, और आप लोगों को क्या वो दे दिया है? यहाँ पे ऑर्डिनेट पहले से दे दिया है। ये पहला ऑर्डिनेट ऐसा दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डिनेट कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एंड जो थर्ड ऑर्डिनेट है ये आप लोग को दिया है ऐसा। इस तरह से तीन ऑर्डिनेट की बात की हुई है। तो सबसे पहले मेरे को फर्स्ट कॉलम पता कर लेता हूँ। मैट्रिक्स यहाँ पे तीन ऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। ये मेरे को समझ में आ गया है इस क्वेश्चन से। तो 3/3 का बनेगा, तो कितने कॉलम होंगे उसमें? 3 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले मैं पहला कॉलम निकाल लेता हूँ, सॉल्यूशन। फर्स्ट कॉलम के लिए कैसे करेंगे देखना। फर्स्ट कॉलम के लिए क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ इसको? सिर्फ यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यूनिट लोड लगाऊंगा 1 किलो न्यूटन का, एंड बाकी जगह क्या देख लूँगा? बाकी ऑर्डिनेट पे उसका डिस्प्लेसमेंट देख लूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 1 किलो न्यूटन लगाया, तो क्या ये ऐसा इतना आगे बढ़ जाएगा? ये से अच्छे से बना लेते हैं इसको।
तो ये क्या ऐसा कुछ बढ़ेगा, ये इसमें क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यही तो निकालना है, यही तो आपका क्या हो जाएगा, F11 हो जाएगा। F11 क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, PL/A होता था। तो P की वैल्यू क्या है, 1 किलो न्यूटन है, 1 × L तो दिया हुआ है अपॉन A। तो ये हो गया आपका पहला एलिमेंट F11। सिमिलरली अगर F21 निकलेगा इसमें, क्योंकि 1 में क्या दे रहा हूँ मैं, 1 किलो न्यूटन लगा रहा हूँ एंड डिस्प्लेसमेंट सेकेंड ऑर्डिनेट। सेकेंड ऑर्डिनेट मतलब ये देखिए कुछ नीचे ऊपर जा रहा है कि जब हॉरिजॉन्टल 1 किलो न्यूटन लगा रहा हूँ, नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, F21 0। सिमिलरली क्या ये ऊपर जाएगा हॉरिजॉन्टल जब मैं लोड लगाऊंगा, तो F31 भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये मेरा पहला कॉलम का तीनों एलिमेंट मिल गए। ठीक है, सेकेंड कॉलम की बात कर लेते हैं। सेकेंड कॉलम कैसा होगा देखना, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। अब क्योंकि मेरे को सेकेंड ऑर्डिनेट में क्या करना है, सेकेंड कॉलम निकालना है, तो सेकेंड ऑर्डिनेट क्या लगाना है, यूनिट लोड लगाना है। वो मोमेंट के फॉर्म में लग सकता है या तो फिर फोर्स के फॉर्म में लग सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये इस फॉर्म में ले रखा है ऑर्डिनेट, तो क्या यहाँ पे फोर्स ऐसा लगा सकते हैं, मोमेंट लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं मोमेंट लगा लिया, कौन सा पेन यूज़ किया गया था देखिए ये, तो ये मैं लगा लिया यहाँ पे 1 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट। इसके वजह से मैं क्या करूँगा, बाकी सभी जगह पे क्या निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट। तो लिखेंगे F12 आएगा यहाँ पे। F12 मतलब अगर मैं मोमेंट लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा, 0। और चूँकि हम लोग पढ़े थे एक और प्रॉपर्टी, याद रखिए क्या, क्योंकि वो डायगोनल के अबाउट क्या होता है, सिमेट्री होता है। इसका मतलब F12 F21 के बराबर होगा, एंड F21 अपन पहले ही निकाल चुके हैं। मतलब देखिए यहाँ पे भी 0 आया था, यहाँ पे इससे भी 0 आया, तो ऑब्जेक्टिव में इसका भी हेल्प ले सकते हैं कहीं पे अगर निकालना डिफ़िकल्ट हो तो। नेक्स्ट F22 क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डिनेट में क्या कर रहे हैं, 1 किलो न्यूटन मीटर लगाएं, और सेकेंड ऑर्डिनेट पे क्या निकालना पड़ेगा अपने को, रोटेशन निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे रोटेशन कितना हो जाएगा, इसके वजह से ये कुछ ऐसा रोटेट होगा जैसे ही मूवमेंट लगाए हैं, ये आप लोग का हो जाएगा थीटा। अब ये देखेंगे आप लोग यहाँ पे जो ऑर्डिनेट लिए हैं अपन क्लॉकवाइज लिए हैं, और यहाँ पे जो थीटा आ रहा है ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है, इट मीन्स ये पॉजिटिव आएगा। तो ये बताएंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको से ये m है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अपन जानते हैं कि कैंटिलीवर बीम में अगर मैं मोमेंट m लगाता हूँ तो वहाँ पे जो थीटा आता है वो क्या होता है, ml/ei। ml/ei ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में आप लोग पढ़े होंगे। तो m की वैल्यू क्या है, 1L/ei। तो ये आपका हो गया F22 दैट इज L/ei। सिमिलरली F32 निकालूंगा मैं, 32 निकालूंगा तो देखिए ये मैं मोमेंट लगाया हूँ, तो क्या ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन मैं ऑर्डिनेट कैसा लिया गया था, अपवर्ड लिया था, और यहाँ पे कैसा आया है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड। इसका मतलब ये हो जाएगा निगेटिव में ये वैल्यू, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसकी वैल्यू तो आएगी ना भाई, क्या होती है बोलेंगे, क्या होती है, ml²/2ei, ml²/2ei। तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 किलो न्यूटन मीटर। तो L² ओवर 2ei, ये क्या हो गया, F32 हो गया आपका, ये समझ में आया। यही क्या हो जाएगा, F23 भी हो जाएगा। क्यों, हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्या, सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो F32 के बराबर F23 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कॉलम पढ़ते हैं। थर्ड कॉलम के लिए क्या करेंगे, ये आप लोगों को समझाने के लिए डिटेल में बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव तो देखते साथ एक एलिमेंट निकालते हैं और वो सॉल्व हो जाता है। अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराऊंगा तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड कॉलम के लिए फिर से मैं बना लेता हूँ।
क्या अपना जो बीम था, ये ऐसा कुछ था। अभी क्या देना है अपने को, यूनिट लोड देना है 1 किलो न्यूटन का। इसके वजह से क्या करना है, बाकी ऑर्डिनेट में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले F13 में क्या कर रहा हूँ, यूनिट लोड लगा रहा हूँ और 1 में डिस्प्लेसमेंट। बताएंगे क्या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं पे जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हो गया 0। और अपन पहले भी निकाल चुके हैं F13, तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया। नेक्स्ट F23, तो अभी अभी हम लोग निकाले हैं क्या, F32, और F32 की वैल्यू क्या थी, -L²/2EI। यहाँ से भी क्या वही निकलेगा, देख लेते हैं। इसके वजह से अगर मैं लोड लगा रहा हूँ तो ये ऊपर डिस्प्लेस करेगा, ऐसा करेगा। एंड जो यहाँ पे रोटेशन आएगा वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आया है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 किलो यूनिट लोड लगाए हैं तो ml²/2 PL²/2 यही होता है। तो यहाँ पे P कितना है, 1 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे आ गया आपकी वैल्यू निगेटिव में। नेक्स्ट F33 क्या हो जाएगा बताएंगे। इसके वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, PL³/3 यही होता है ना, PL³/3 ये होता है। P की वैल्यू कितनी है, 1 × L³/3I, तो L³/3I। अब आप लोगों को तीनों कॉलम के 3 एलिमेंट मिल गए हैं, तो क्या कंप्लीट होता है अपना मैट्रिक्स। तो चलिए मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बताया था वो देखना सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, डायगोनल पूरा पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं, डायगोनल के अबाउट सिमेट्री हो रहा है कि नहीं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या आया था, 1 L/A। उसके बाद क्या आया था, 0। उसके बाद क्या आया था, 0। उसके बाद यहाँ पे भी आया था 0। फिर यहाँ पे आया था L/EI। फिर क्या आया था, L²/2EI, यही था ना। फिर क्या था यहाँ पे, 0, देन -L²/2EI। फिर यहाँ पे लास्ट वाला L³/3I। अब जो प्रॉपर्टी बताया था वो देखते जाएंगे। क्या डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव है, देखेंगे। हाँ, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, डायगोनल पॉजिटिव है। अब इसके अबाउट क्या सिमेट्री है देखना, डायगोनल के अबाउट। हाँ, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे वाला यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे वाला यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब सभी प्रॉपर्टी क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई। और ये आप लोग को क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे, इसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, IES के ही क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए, IES 2000 ईयर में आया था ये क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होगा। इसका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स पूछा है आप लोग को, फिगर दे दिया है, ये एक फिक्स्ड दिया है। मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताऊंगा। सब्जेक्टिव के हिसाब से तो आप लोग समझ लिए हैं अभी। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड इधर दिया है ये सेकंड कोऑर्डिनेट। ये लेंथ दिया है आप लोग का 4 मीटर और इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है EI। और आप लोग का ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन ए कैसे अप्रोच करेंगे ये ध्यान से देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मैट्रिक्स मेथड में। ये है आपका -8/EI और ये है 64/3I। ये है आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखिए,
बी, 64/3EI यहाँ पे है। नेक्स्ट 8/EI, नेक्स्ट यहाँ पे है आपका 8/EI, नेक्स्ट है 64/-64/3EI। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है। 64/3EI एंड यहाँ पे है 8/EI। नेक्स्ट है 8/EI, यहाँ पे है 4/EI। ये आपका सी ऑप्शन। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 64/3EI, यहाँ पे 4/EI, यहाँ पे आपका 8/EI एंड ये है आपका 8/EI। इस तरह से आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब अप्रोच कैसे करेंगे ये बताता हूँ मैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले 2 ऑर्डिनेट था, इसका मतलब मैट्रिक्स 2/2 है, ये चारों ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था कि भाई सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर तो है, सिमेट्रिकल है क्या, देखिए ये वाला सिमेट्री नहीं है। कौन सा वाला, हाँ ये सिमेट्री है भाई, देखिए ना, डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है एंड ये भी डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है। ये वाला देखिए, ये भी डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है। क्या ये डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है, नहीं, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। डी को सबसे पहले एलिमिनेट किए पहला प्रॉपर्टी से, समझ में आया। अब दूसरी प्रॉपर्टी लगाइए, क्या था दूसरी प्रॉपर्टी कि भैया डायगोनल में हमेशा पॉजिटिव एलिमेंट रहने चाहिए। पहला वाला देखिए ऑप्शन, क्या पहला वाला पॉजिटिव है दोनों, हाँ है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है दूसरे प्रॉपर्टी से भी। क्या यहाँ वाला हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ गया है डायगोनल एलिमेंट पे, ठीक है। अब तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला भी हो सकता है। चौथा वाला देखिए, चौथा वाला तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, लेकिन इसमें पॉजिटिव वाला कर रहा था, लेकिन ये पहले ही कैंसिल हो गया, मतलब बी और डी तो हो ही नहीं सकता। अब बचा ए और सी में फाइंड आउट करना है। अब और देखिए ध्यान से, अब मैं एक चीज़ तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा एलिमेंट सेम है, उसको मैं काहे फाइंड आउट करूँगा जब दोनों ऑप्शन में सेम है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एलिमेंट 1 और ये वाला एलिमेंट तो सेम है, तो मैं ये वाला काहे फाइंड आउट करूँगा भाई। और देखिए ये वाला एलिमेंट अगर मैं पता कर लूँ और ये वाला एलिमेंट में से जो आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, F22 बोलते हैं। तो सब मैं F22 ही निकाल लेता हूँ ना, F22, तो पता चल जाएगा। F22 निकालने के लिए चलिए सॉल्व करते हैं। एक एलिमेंट निकालने से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये है आपका 4 मीटर, यह आपका 2 निकालना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 1 किलो न्यूटन मीटर का क्या दे दिया मैं, मोमेंट दे दिया। उसके वजह से मैं क्या करूँगा, सेकेंड में क्या निकालूंगा, रोटेशन निकालूंगा, तो F22 हो जाएगा। तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन कैसा होगा देखेंगे, ऐसा आएगा ना, ये आपका हो गया थीटा, ठीक है। एंड यही तो निकालना था थीटा, और ये क्या क्लॉकवाइज ही लिया है, क्लॉकवाइज ही लिया है, तो ठीक है पॉजिटिव में ही आएगा। तो F22 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाता है, ml/ei यही होता है ना। तो L कितना है, 4/EI, यही होगा, तो 4/EI। तो जैसे ही F22 मेरे को पता चला 4/EI है, मैं ऑप्शन देखा कहाँ पे F4, यहाँ पे देखिए 64 था, यहाँ पे 2 था, तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोलेंगे ये वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर, आंसर सी। तो इस तरह से प्रोसीड किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड में, ठीक है। ऐसा नहीं कि चारों एलिमेंट निकालने के पीछे पड़े हैं, आधा घंटा तक एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। दिमाग लगाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे, तब आपका इजीली एक एलिमेंट बस निकालना पड़ता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या ज़्यादा से ज़्यादा 3/3 का है तो 2 एलिमेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के ही, तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का आया हुआ था IES में 2009 में, ठीक है। पूछा है F12 क्या होगा, F12 क्या होगा, ठीक है। और आपको डायग्राम दे दिया है ऐसा, एक कंटिन्यूअस बीम बोला है, यहाँ पे लगा दिया है रोलर सपोर्ट, यहाँ पे भी क्या लगा दिया है, रोलर सपोर्ट लगा दिया है। ये लेंथ बोला है आपका L, ये लेंथ भी बोला है आपका L। इसको बस कन्वर्ट करना रहता है कि कहाँ पे क्या बोला है, तो आपका इजीली बन जाएगा। ये ऑर्डिनेट बोला है 1, ये ऑर्डिनेट बोला है 2, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है EI, इसकी प्रॉपर्टी है सेम EI। आपको बोला है F12 निकालना है, तो सबसे पहले F12 बोला है, तो सीधा सीधा ये बोलना चाह रहा है कि 2 में मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन अगर हटा दिया तो F21, यहाँ पे बोला है आपका भाई इस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, 1 किलो न्यूटन लगाना है। एंड यहाँ पे क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। कहाँ पे, इस लोकेशन पे अपवर्ड साइड ही करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। यही चीज़ क्वेश्चन में था, इसको कन्वर्ट करके मैं यहाँ कर लिया। ये तो हम लोग पहले भी जानते हैं ना भाई, यहाँ पे अगर निकालना है, यहाँ पे लोड लगा है, ये L, ये भी L, तो इजीली इसको निकाल सकते हैं। कैसे, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ कन्वर्ट करके, तो इसको मैं 1 किलो न्यूटन ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक मोमेंट भी जनरेट हुआ, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज 1 × L का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूँ। यही तो क्वेश्चन था ना। तो यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन, L डिस्टेंस पे से यहाँ पे मैं Δ1 ले रहा हूँ, तो अपवर्ड ही आएगा डिफ्लेक्शन। तो Δ1 कितना हो जाएगा बोलेंगे, पॉइंट लोड की वजह से क्या होगा, PL³/3I, प्लस मोमेंट की वजह से mL²/2EI। P कितना है, 1 किलो न्यूटन है। M कितना है, M कितना है, L किलो न्यूटन है, ध्यान देंगे ना, L किलो न्यूटन मीटर है, क्यों, 1 × L था। तो यहाँ पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा, L³/3EI प्लस L³/2EI। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का क्या आएगा, L³/1.2EI। ऑप्शन में ये था, तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। ऑप्शन क्या क्या था ये भी बता देता हूँ मैं, तो आप लोग को इजी ध्यान रहेगा कि मैं इसको इस स्टेप से कन्वर्ट क्यों किया, ठीक है। तो ऑप्शन लिख लेंगे क्या क्या था इसमें। ऑप्शन ए था, यहाँ पे लिख देते हैं, ऑप्शन ए था आपका L³/3I। ऑप्शन बी था आपका L³/2EI। ऑप्शन सी था आपका L³/8EI। एंड ऑप्शन डी था आपका L³/1.2EI। इसलिए इस फॉर्म में मैं चेंज किया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया IES के। कल हम लोग पढ़ेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो बने रहना आप लोग हमारे साथ। नेक्स्ट क्या होगा, स्टीफनेस मैट्रिक्स मेथड। इसमें हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसके हेल्प से अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। और हम लोग एक क्वेश्चन और आता है आप लोग का, कई बार क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स दिया रहता है और स्टिफनेस मैट्रिक्स पूछ लेता है, या स्टिफनेस मैट्रिक्स दिया रहता है और आप लोग से क्या पूछ लेता है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स पढ़ लेता है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के। आई होप आप लोगों से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं 24 आवर के अंदर आप लोग को रिप्लाई करूँगा, ठीक है।